ये स्ट्रेस टॉपिक की श्रृंखला का एक और वीडियो है और स्ट्रेस के इल इफेक्ट्स माइंड पर इसका इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। डॉक्टर माधव, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, जिसका टाइटल हमने लिया था इल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन माइंड। मन के ऊपर में स्ट्रेस का इल इफेक्ट होते हैं, बुरा परिणाम होता है। और पहले पार्ट में जहां मैंने कंप्लीट किया था, वो मैंने आप लोगों को स्ट्रेस के जो इल इफेक्ट्स है उनको एन्यूमरेट कर करके फिर बाद में मैंने समाप्त किया था वो पहला पार्ट। मैं वहीं से दूसरा पार्ट चालू कर रहा हूँ और उसके लिए मैं फिर से शुरुआत से जो इल इफेक्ट्स मैंने पहले पार्ट में आखिरी अंतिम में बोले थे उनको एन्यूमरेट कर दे रहा हूँ और उसके बाद में उनमें से कुछ इल इफेक्ट्स को मैं इलैबोरेट करूंगा। ओके, देखिएगा, मैं नंबर गिनाते जा रहा हूँ। पहला नंबर था इल इफेक्ट्स का अटेंशन एंड मेमोरी। इसके ऊपर इफेक्ट होता है, इल इफेक्ट होता है अगर आप स्ट्रेस में हो तो। सेकंड है इम्पेयर्ड थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, इनडिसाइसिवनेस, इनएक्टिविटी। बाद में आता है ब्लंडर मिस्टेक्स किए जाते हैं स्ट्रेस के कारण। उसके बाद एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है जब आप उठते हो तो बहुत डल महसूस करते हो मॉर्निंग में। और इसी के कारण आपकी जो थिंकिंग है और इंटरेस्ट जो है, सोशल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण। ये स्ट्रेस का इल इफेक्ट है। और अंतिम में मैंने बोला था कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेस के कारण आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल लेबाइलिटी। लेबाइल हो जाती है आपकी इमोशनल लेवल। मतलब ऐसा कि कोई बहुत मामूली सा कारण हो तब भी आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, या बहुत छोटा सा कारण हो तो आपको रोना आ सकता है। इसको कहते हैं इमोशनली आप लेबाइल हो जाते हैं, मतलब इमोशनली आप स्टेडी नहीं रह सकते। ओके, ये सारे इल इफेक्ट जो थे ये मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, और इनमें से कुछ को मैं अभी थोड़ा इलैबोरेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ अटेंशन एंड मेमोरी। अब इनकी शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को ये बात डेफिनेटली कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि देखिएगा, ये सारे इल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस है। मतलब ऐसा कि जब मैं अटेंशन के बारे में बोलूंगा या जो भी मैंने एन्यूमरेट किए, वो सारे इल इफेक्ट्स स्ट्रेस के कारण होते हैं। लेकिन इनका रिवर्स ऑर्डर सही नहीं हो सकता या हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपका अटेंशन फिक्स नहीं है, अगर आपका मेमोरी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो। ठीक है ना? अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो उसके कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है स्ट्रेस। ठीक है ना? तो मतलब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेस के इन इफेक्ट है, इस तरह से इसको देखा जाए। ना कि ये चीजें अगर दिखी आपको किसी में या खुद में, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि स्ट्रेस हो गया या क्रॉनिक स्ट्रेस है। ठीक है ना? आमतौर पे स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस है या नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट लोग या डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं। आपको उल्टा जाकर के इसका परिणाम समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? और ये बातें आमतौर पे साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उनको समझ में आती है। आम जनता को ये बातें समझ में नहीं आती। फिर भी कौन से इल इफेक्ट स्ट्रेस के कारण होते हैं, ये बात आपको इसलिए भी मालूम करना जरूरी है कि आप सतर्क हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूँ पहला इल इफेक्ट अटेंशन एंड मेमोरी। अब आमतौर पे आम जनता को ये पता नहीं होता कि स्ट्रेस के कारण आपका अटेंशन खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, या आपकी मेमोरी जो है, रिटेंशन पावर जो है, वो खराब हो सकती है, या आम आम तौर पे जनता को पता नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था, मतलब 11वीं में था, 12वीं में था, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था मेडिकल कॉलेज के, एमबीबीएस के, तब मुझको भी ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता नहीं था कि अगर स्ट्रेस रहेगा एग्जाम का या कोई और कारण से अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मेरा अटेंशन डीफोकस हो जाएगा या कंसंट्रेशन बराबर नहीं लगेगा। ये मुझको भी और बहुत अच्छे से पता नहीं था। लेकिन ये अटेंशन और मेमोरी खराब होती है, बिगड़ती है स्ट्रेस के कारण। इसका कारण है कि स्ट्रेस का मेंदु के ऊपर में, फ्रंटल लोब के ऊपर में असर होता है। अब क्योंकि स्ट्रेस का असर फ्रंटल लोब पे होता है, इसीलिए फ्रंटल लोब ये काम करता है अटेंशन का और मेमोरी को रिटेन करने का भी। इसीलिए अटेंशन और मेमोरी में खराबी आती है। अब हम थोड़ा सा ना एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि स्ट्रेस अगर रहेगा तो अटेंशन और मेमोरी बिगड़ती है। एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे देखिएगा, आमतौर पे मैं एग्जाम दे रहा हूँ एक क्लासरूम का, स्कूल की क्लासरूम चल रही है, और टीचर ने किसी स्टूडेंट को पूछा, जैसे स्टूडेंट ए, इसको बोला कि आप खड़े हो जाइए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ए ने सुना है, वो उसका जवाब देने के लिए जब टीचर उसको कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ या पॉइंट आउट करते हैं उसको, तो सारा क्लास ए की तरफ देखता है और टीचर भी देख रहे हैं। अब इसके कारण सडनली ए के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर ए के अंदर में पहले से ही कुछ हद तक स्ट्रेस है, तो ये ऐड ऑन किया हुआ स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जा सकता है, और अगर ऐसा ऊपर गया तो वो निगेटिव स्ट्रेस में बदल जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में सपोज ए ने जवाब दिया और वो जवाब गलत निकला, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर में ऑलरेडी स्ट्रेस था और टीचर ने क्वेश्चन पूछने के कारण स्ट्रेस और बढ़ गया, तो वो जवाब उल्टा पुल्टा दे सकता है, इसलिए गलती हो सकती है क्योंकि मेमोरी में डिफेक्ट आ जाता है। अब ऐसे समय में होता क्या है, क्योंकि वो क्लासरूम है, कोई एग्जामिनेशन थोड़ी है, तो उसके इर्द गिर्द वाले जो उसके सहध्यायी है, जो उसके दोस्त लोग हैं, वो उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, ये वो कुछ ना कुछ उसको जवाब, सवाल का जवाब बताने की कोशिश करते हैं। उसको सुनाई देता है कि उसका बाजू वाला दोस्त उसको बता रहा है ये जवाब है। टीचर खामोश है, क्लास खामोश है, एक दो लड़के ही फुसफुसा रहे हैं जो कि सबको सुनाई भी दे रहा है, उसको भी सुनाई दे रहा है, लेकिन अंतिम तक के अंत तक के जब तक वो बैठ नहीं जाता हार करके, तब तक के वो जो सुन रहा है उस जवाब को वो पिकअप नहीं करता और टीचर को वो बताता नहीं और खुद को मुश्किल से छुड़ाता नहीं। ये आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है। मैं टीचर भी रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में और मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने ये बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा। अब ये क्यों हुआ? अब देखिएगा, उसके कानों में आवाज आ रही थी सही सवाल सही जवाब की, लेकिन वो उसको पिकअप नहीं कर रहा क्योंकि अटेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया था कि उसको अटेंड करना बंद हो गया था। सुनाई दे रहा था लेकिन वो मन उसका जवाब की तरफ में अटेंशन नहीं दे रहा था, तो उसने पिकअप भी नहीं करना था अगर अटेंशन दिया तो, नहीं दिया तो। और इससे और भी कुछ बातें उसके मन में चल रही थी जो थिंकिंग के डिफेक्ट में आती है, जो मैं आगे के मतलब इसके बाद में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये एग्जांपल आपको बताता है कि यस, अगर आपके ऊपर में स्ट्रेस है तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है और आपकी मेमोरी कुछ हद तक के गड़बड़ा जाती है, ठीक है ना। अब ये यहीं पर जैसे कि मैंने दूसरा एक क्राइटेरिया बताने की कोशिश किया कि हाँ, थिंकिंग आपकी जो है बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, ऐसा कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि आपकी सोच क्यों बिगड़ती है, क्योंकि फ्रंटल लोब में कॉग्निशन का फंक्शन रहता है। ओके, अब क्योंकि फ्रंटल लोब में कॉग्निशन का फंक्शन रहता है जो स्ट्रेस के कारण इंपेयर हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है। अब कॉग्निशन में कुछ बातें आती हैं जिसमें से एक भाग था अटेंशन और मेमोरी, अब दूसरा भाग है थिंकिंग वाला, सोच वाला। सोच में क्या होता है, आमतौर पे आप सब लोगों को ये पता है कि आप क्या सोच रहे हो, इसके बारे में आपको खुद को एहसास रहता है ना, है ना। मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं इसका मुझको बहुत बार एहसास रहता है। बहुत बार हम कहते हैं ना, मेरे ओपीडी में आके लोग तो कहते हैं कि सर आजकल बहुत निगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, या आप लोग भी अपने आपस में बातें करते होंगे तो बोलते होंगे यार मेरे दिमाग में बहुत निगेटिव बातें, उल्टे उलट पुलट विचार आते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं। तो मतलब हमारे सोच की हमें जानकारी या एहसास रहता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो तो बहुत बार आपको आपके सोच का एहसास ही नहीं रहता। एक उदाहरण लेते हैं, आजकल का कॉमन उदाहरण, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ इस कॉमन उदाहरण की, लेकिन ये कॉमन उदाहरण है आजकल का, क्योंकि इसको ये आमतौर पर ब्रेकअप में देखा जाता है। अगर किसी लड़के का या लड़की का ब्रेकअप हो गया, डेफिनेटली उनको इमोशनल ट्रॉमा होता है, वो बहुत हिल जाते हैं, दर्द होता है और कहते हैं ना बिखरे जैसे उनका मन हो जाता है। ऐसे समय में आप देखेंगे जो समय तक के वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते उनके दर्द को, गम को, ब्रेकअप के गम को, तब तक के उनका मन जो है वो ऐसा तितर बितर होता है, और फिर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, इसका उन्हें एहसास नहीं होता। तो उनके विचार के बारे में बोल रहा हूँ, खुद को एहसास नहीं होता। अब ऐसे ही अलग अलग उदाहरण भी आप देख सकते हो, लेकिन एक उदाहरण मैंने दिया, ठीक है ना। अब आमतौर पे जब ऐसे ऐसे वक्त आता है उनके ऊपर में, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसा सोचे, ठीक है ना। मतलब ऐसा कि अगर उनको गम बहुत हुआ है तो गम भगाने के लिए क्या वो एक्सरसाइज करे या किसी से बात करे,
या किसी साइकोलॉजिस्ट को जाकर के बताएं, ये उन्हें समझ में नहीं आता, मतलब कॉम्प्रहेंड नहीं करते वो, उनकी समझदारी कुछ हद तक के खत्म हो जाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो कभी कभार अगर आप एडोलेसेंट हो या यंग भी हो, तो किसी कारणवश आपकी किसी गलती के कारण, या आपको पता नहीं क्या आपने गलती किया, ऐसे समय में माँ, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ आपके ऊपर में बहुत झल्ला उठती है, बहुत गुस्सा करती है। और आमतौर पे जो कोई पत्नी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती है या माँ अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करती है, तो उनके प्रेम के कारण, उनके लगाव के कारण, उनके केयर के कारण, वो उनका गुस्सा जो रहता है वो आमतौर पे दिख पड़ता है, और सामने वाला हो सकता है, अगर आप लड़का हो या पति हो, तो कुछ हद तक के सहन से जा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे समय में वो क्यों गुस्सा कर रही है, आपने क्या गलती किया, ये आपके ख्याल में ही नहीं आता बहुत बार, और ऐसा आपने बहुत बार महसूस किया होगा या देखा भी होगा। तो ये कारण होता है अगर आप स्ट्रेस में हो तो। अगर आपने गलती किया है तो आपके मन में निगेटिव थॉट्स रहेंगे और आप स्ट्रेस में रहोगे। ऐसे समय में अगर किसी ने आप पे गुस्सा कर दिया, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सामने वाली व्यक्ति क्यों गुस्सा कर रही है, मतलब उनके गुस्से का कारण आप समझ नहीं पाते, सिचुएशन को ही आप समझ नहीं पाते। तो स्ट्रेस अगर ज्यादा रहेगा तो आप सिचुएशन को, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको समझ नहीं पाओगे कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा और एक इफेक्ट होता है थिंकिंग या सोच को बिगड़ने का। उसमें आपकी एंटीसिपेशन जो है, आगे क्या होने वाला है, इमीडिएट नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होने वाला है, या 1 मिनट में क्या होने वाला है, या आधे घंटे बाद में, या दूसरे दिन क्या होने वाला है, इसको कहते हैं एंटीसिपेशन। तो ये आप सोच नहीं सकते, आपके ख्याल में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। उदाहरण दे रहा हूँ, समझो आपने दूध गर्म करने के लिए गैस के स्टोव पे रखा और आप वहां खड़े हो, या आप बाजू में आ गए, और अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि दूध कब उबाल आ गई और बह गया बर्तन के बाहर। क्योंकि जब वो बहता है तो उसकी जो आवाज आती है उसके कारण ही आपका ख्याल जाता है कि अरे, आपको तो पता होने के आप बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप देख रहे हो लेकिन फिर भी आपकी उंगलियां चलती नहीं है, और उबले हुए दूध को बह कर जाने से आप रोक नहीं सकते। आपने देखा होगा, ये अनुभव भी किया होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी स्ट्रेस था, या आपके मन में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा था। ऑप्टिमम लेवल से अगर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे बहुत बार, और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, और एक परिणाम में बताना चाहता हूँ। स्ट्रेस के कारण आपका, जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, उनके विचार वो बदल नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे, मैं मेरे मित्र से आज सुबह बात कर रहा था, वो साइकेट्रिस्ट है, उनसे मैं बात कर रहा था कि हम दोनों ने मिलने का सोचा। तो मैंने उनको बोला कि चलो झूम पे मिलते हैं। तो बोले नहीं, झूम पे मिलकर के मुझको बहुत बोरियत हो रही है, कोरोना जब से चालू हुआ, लॉकडाउन जब से चालू हुआ, कंटिन्यूसली झूम पे ही बात कर रहे हैं, हम अब पर्सनली मिलते, 1 to 1 मिलते। अब हालांकि मुझको पता नहीं था, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं था, तो मैंने इमीडिएटली मेरे विचार बदल दिए, उनको बोला हाँ ठीक है, हम 1 to 1 मिलते, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जरा बताइए, और हमने डिसाइड किया। लेकिन अगर आप, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जब लोग अपने विचार कैसे बदल नहीं सकते, आपके इमीडिएटली ख्याल में आएगा। बहुत साल पहले की बात है, मैं जेसी में था। जेसी एक यंग लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो उसमें एक बार नेशनल लेवल का इलेक्शन हो रहा था। दो कैंडिडेट खड़े थे, और एक कैंडिडेट हमारे पहचान का था, और हम उसको बैक कर रहे थे। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएगा, नेशनल इलेक्शन था। और इत्तेफाक से वोटिंग कुछ ऐसी हुई कि वो हार गया, डिक्लेयर हो गया कि वो हार गया। अब ये तो हम लोगों को बड़ा सदमा लगा, स्ट्रेस में आ गए हम लोग, अरे यार, हमने जिसको सपोर्ट किया वो तो हार गया। वो हमारे से कहीं थोड़ा सा बाजू में बैठे थे, क्योंकि वो खुद ही कंटेस्टेंट थे इलेक्शन में, और हम लोग ऑडियंस में थे। थोड़ी देर बाद में जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, तो जो होस्ट थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने बोला, जो हारे हुए हमारे कैंडिडेट थे उनको बोला कि आप अपने 2 शब्द रखिएगा, उसके बाद में हम जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनको बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे, या उनको 2 शब्द बोलने की संधि देंगे। तो हमारा कैंडिडेट खड़े हो गए, माइक के पास में गए, उनके पास में कोई कागज था जिसके ऊपर में उन्होंने अपना भाषण लिख के लाया था। हम और वो ये सोच के चल रहे थे कि वो जीते ही जाएंगे, और हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत ही जाएंगे।
वो उठे, कागज लेकर के वहां बैठे, वहां खड़े हुए पोडियम के ऊपर में कागज उन्होंने रखा और शुरुआत करने के बाद में एक ही मिनट के अंदर में सारे हॉल में सन्नाटा फैल गया। सब लोग शॉक में आ गए, क्योंकि वो जो पढ़ रहे थे या वो जो भाषण दे रहे थे वो विनिंग कंटेस्टेंट का भाषण था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो हार गए हैं और उनको हारे हुए कंटेस्टेंट का भाषण देना है। उन्होंने करके लाया था विनिंग कंटेस्टेंट का भाषण और वो विनिंग कंटेस्टेंट का ही भाषण देते गए। 2-4 मिनट आगे जाने के बाद में किसी ने टोकने के बाद उनके ख्याल में आया, कहने का मतलब वो सोच के आए थे कि मैं विनिंग कंटेस्टेंट हो जाऊंगा और मैं विनर का भाषण दूंगा। तो अपने इस जो घटना हुई ये अकस्मात हुई, अनपेक्षित घटना हुई, इसके कारण वो अपना विचार बदल नहीं सके, अपने थॉट्स को मोल्ड नहीं कर सके। इसीलिए ऐसे समय में अगर स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा है तो आपके विचार बहुत बार अड़ीग हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आप अपने विचार बदलना नहीं चाहते हो या बदल नहीं सकते हो। और ऐसे जब विचार हो जाते हैं तो उसको बहुत बार कॉन्क्रीट थिंकिंग में कहते हैं। मैं कॉन्क्रीट थिंकिंग का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। कॉन्क्रीट थिंकिंग से मैं ये बताता हूँ हम सब लोगों ने बचना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे सोचिएगा कि कोई एक 15-16 साल का लड़का है और वो किसी गली से जा रहा है और उसे ख्याल में आने के पहले ही किसी घर से एक बड़ा बुलडोजर डॉग बाहर निकलता है भौंकते हुए और उसके ऊपर में उसके तरफ दौड़ता है भौंकते हुए। ऑब्वियसली जब लड़के के ख्याल में आ जाता है कि कोई कुत्ता और वो भी इतना बड़ा और बड़ा मस्कुलर और बड़ा हेफ्टी वो दौड़ते हुए उसके तरफ में आ रहा है और भौंक रहा है, तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं। मैं उसके साथ में था, मैं कुछ कहने के पहले ही वो दौड़ गया और दूर भागने लगा। अब जैसे वो भागने लगा कुत्ता मेरे पास से होकर के आगे दौड़ा। मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ उसको, उसके लिए रुक जा, दौड़ मत, कुत्ता कुछ नहीं करेगा, तू रुकेगा तो कुत्ता भी रुकेगा। लेकिन वो रुका ही नहीं और आगे दौड़ता गया, पीछे देखता गया और किसी से टकरा गया। एनी हाउ मैं आगे चला गया, मैं कुत्ता भी क्योंकि वो किसी से टकरा गया और इसलिए वो गिर गया तो कुत्ता भी रुक गया, कुत्ते ने उसको कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाहता हूँ कि देखिएगा उसका थिंकिंग कैसे बदल गया स्ट्रेस जो आया उसके कारण। क्या हुआ देखिए, उसको स्ट्रेस के कारण ये लगा कि कुत्ता जो दौड़ करके आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसको काट सकता है। ठीक है ना, हालांकि कोई जरूरी नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ कुत्ता काटेगा ही। कुत्ता डेफिनेटली काटने के लिए दौड़ के आ रहा है, लेकिन अगर वो सूंघ करके भी रुक सकता था, सिर्फ पास में आकर के भौंक सकता था, या वो अगर चिल्लाएगा और रुक जाएगा तो कुत्ता 2 कदम पीछे जा सकता था। ये सारी बातें होने वाली थी या हो सकती थी, लेकिन क्योंकि क्रॉनिक और स्ट्रेस के कारण उसकी थिंकिंग कॉन्क्रीट थिंकिंग में बदल गई। और कॉन्क्रीट थिंकिंग में आमतौर पे सारे ऑप्शंस सोचे नहीं जाते, समझे नहीं जाते, उनकी थिंकिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एक संकुचित रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग हो जाती है। और क्योंकि थिंकिंग संकुचित हो जाती है इसीलिए 2 ही बातें या बहुत कम बातें ख्याल में आती है, कुत्ता दौड़ेगा उसको काटेगा और कुछ नहीं करेगा। ये तो हो सकता है कि कुत्ता आपके लिए शायद दौड़ भी नहीं रहा और किसी के लिए दौड़ रहा है, आप ही को लग रहा है कि वो आपके पीछे दौड़ रहा है करके, है ना। कई बातें हो सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपकी थिंकिंग कॉन्क्रीट हो सकती है। और अगर थिंकिंग आपकी कॉन्क्रीट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ नहीं होगा, आपको उसकी हानि ही होगी। और एक बात बताना चाहूंगा मैं, थिंकिंग कैसे बिगड़ सकती है स्ट्रेस के कारण। आमतौर पर क्या हो जाता है, अब जैसे कि इस लड़के को, काफी साल पुरानी बात है, मैं बताते गया बाद में जब कुत्ता निकल गया और हम लोग घर आए तो मैं उसको कह रहा था कि देख यार तू दौड़ गया ना, ये तेरी गलती थी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा था कि दौड़ने के सिवा कोई चारा ही उसके पास में नहीं था। देखिएगा फिर से कॉन्क्रीट थिंकिंग आई गई है। और दूसरी बात क्या आई है, उसकी गलती का उसे एहसास ही नहीं हो रहा है ना। तो स्ट्रेस के कारण बहुत बार जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहती है उनको अपने गलती का एहसास होता ही नहीं। और क्योंकि एहसास नहीं हो जाता इसलिए वो अपने पॉइंट पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़िग रहते, है ना। तो आगे से कभी भी आप अगर देखने का मौका मिलेगा और आपने ये देखा कि अगर आप बहुत एडामेंट हो आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो जरूर चेक करिएगा कि आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आप एडामेंट हो सकते हो, है ना, है ना। अब स्ट्रेस के कारण और भी कुछ बातें होती है जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये
कॉमनली मेरे ओपीडी में देखता हूँ। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे ओपीडी में देखने वाली बातें नहीं है। मेरे पास जो आने वाले लोग हैं वो इससे कई ज्यादा गुना में त्रस्त रहते हैं, वो सारी बीमारी हो जाती है उनको। ये जो मैं स्ट्रेस के बारे में बता रहा हूँ, जो इल इफेक्ट्स बता रहा हूँ, ये कॉमन व्यक्ति को होने वाले इल इफेक्ट्स है, हेल्दी व्यक्ति को होने वाले इल इफेक्ट्स है। अब ऐसे ही हेल्दी दिखने वाले और हेल्दी रहने वाले लोगों को स्ट्रेस के कारण एक जो इल इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसको कहते हैं लंबे समय तक के इनएक्टिविटी हो जाती है। मतलब वो कोई एक्शन लेते नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते और वो कुछ करते ही नहीं, और इसके कारण उनका समय, उनके साल, उनके महीने ऐसे ही घर बैठे बैठे जाते हैं या कुछ ना करते हुए बीत जाते हैं। और अगर उम्र निकल गई तो फिर ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मतलब ऐसा कि कोई भी व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन के बाद में या उम्र को 20 साल के बाद में, इस वर्क फोर्स जो है हमारे समाज का एक वर्क फोर्स है ना, हम सब लोग काम करते हैं, तो उस वर्क फोर्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है ना वो वर्क फोर्स का हिस्सा बनता है ना वो बच्चों का हिस्सा बनता है, वो बीच में ही लटक जाता है। इसको बोलते हैं इनएक्टिव पर्सन, जो काम कुछ करते नहीं, खाली समय बिताते हैं और लोग उनको बहुत ताने मारते हैं, ये ख्याल न करते हुए कि वो पैसा जानबूझ करके नहीं कर रहे, वो स्ट्रेस के कारण करते हैं। अगर उनका स्ट्रेस कम हो जाता तो शायद वो ऐसा नहीं करते, है ना। अब एक पते की बात आप सब लोगों को पता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक इल इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, जिसके कारण आप बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे चिड़चिड़े लोग स्ट्रेस में हैं, अलग से देखिएगा, स्ट्रेस के कारण चिड़चिड़ाहट होती है या इरिटेबिलिटी होती है। अब जब इरिटेबिलिटी होती है तो आप आमतौर पे क्या होता है, कोई अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो, शार्प रिएक्शन आती है, लाउड रिएक्शन आती है ना। कोई हो सकता है केयर के कारण आपके घर वाले आपसे कुछ बात कर रहे हो, तो आपका जो जवाब आता है वो बहुत लाउड और बहुत सीरियस शार्प रिएक्शन आती है आपकी, जैसे कि गुस्से से भरा हुआ या नफरत से भरा हुआ। ये होने का कारण है आपका स्ट्रेस, ना कि आपका स्वभाव, ठीक है ना। तो अपने स्वभाव को दोष न दीजिएगा। और ऐसे में होता क्या है कि ये अगर बार बार होने लगा, तो अगर आप स्ट्रेस के अंदर में हो कंटिन्यूअसली, तो बहुत बार आप घर के लोगों से, दोस्तों से, टीचर से, मेंटोर से, गाइड से हमेशा अपोजिट स्टैंड लेते हो और आपके ये ख्याल में ही नहीं आता, जैसे मैंने पहले ही इसमें बताया था कि सोच खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो सोच बिगड़ने के कारण आपको ये ख्याल में ही नहीं आता कि आपने अपोजिट स्टैंड लिया है और आपके हित चिंतक जो कह रहे हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट आप सोचते हो और बिहेव करते हो। ये आपका अपोजिट स्टैंड आपके स्ट्रेस के कारण है ना। और इसीलिए आपने बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये स्ट्रेस आपको काफी हद तक हानि पहुंचा सकता है। इसी स्ट्रेस के कारण आपका इमोशन जो है वो इमोशन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। और वो इमोशन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हो, मतलब आप इमोशनल हो जाते हो। और जब भी कोई इमोशनल हो जाता है तो उसका इंटेलिजेंस जो है, विजडम जो है वो पीछे चला जाता है ना। उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अगर उसकी बुद्धि काम नहीं करती तो वो लॉजिकली रीजन नहीं कर सकता, है ना। जो जो इवेंट हो रही है उसका क्या कारण है, जो आप बिहेव कर रहे हो या सामने वाले जो बिहेव कर रहे हो उसका क्या कारण है, ये उसके समझ में नहीं आता, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बिगड़ जाती है। और इसीलिए उनके मन में इसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव उनको हितकारक नहीं होता। लोग उनको बोलते हैं, लोग उनको दोष देते हैं और ये टिक्का टिप्पणी के कारण उनके मन में भय पैदा हो जाता है और ये भय उनके कॉन्फिडेंस को नीचे ले जाता है और उसके कारण वो लोगों के ऊपर में डिपेंड होने का आदत डाल लेते हैं। और फिर आप देखेंगे बहुत बार डिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपको दिखने को मिलेगी। ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी अगर बीमारी नहीं है, साइकेट्रिक बीमारी अगर नहीं है, तो वो सिर्फ क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत दिन तक के रहने से कारण और वो क्रॉनिक स्ट्रेस को ठीक से रिजॉल्व न करने के कारण हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को ये ख्याल में रखने की जरूरत है कि स्ट्रेस के इल इफेक्ट काफी हद तक के आपके ब्रेन को हानि पहुंचाते हैं, है ना। अब इसका क्या इलाज है, क्योंकि ये तो स्ट्रेस के इल इफेक्ट्स है, जिसमें आप तो हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप मेरे पास में भी नहीं आओगे। तो इसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। पहला इलाज है ये कि आपका जो डे का रूटीन है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, टीवी देखना, सारी एक्टिविटी फिक्स टाइम टेबल करिएगा। अगर आपने टाइम टेबल फिक्स किया तो बायोलॉजिकली आपका ब्रेन जो है वो आपको सही दिशा से ले जाता है और आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज रोजाना करना चाहिए,
मैं कई लोगों को मिलता हूँ मेरे ओपीडी में, पूछता हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज करते हो? 80% लोग मुझको कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते। मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं करते हो? 5 मिनट का एक्सरसाइज नहीं कर सकते दिन में उठने के बाद? अगर आप बिस्तर से उठ गए तो इमीडिएटली 5 अगर आपने पुशअप कर दिए तो एक्सरसाइज हो जाता आपका। 5 मिनट तो बहुत लंबी बात हो गई। 1 मिनट भी अगर आपने एक ही जगह पे अगर कदम ताल किया या दौड़े, तभी आपका एक्सरसाइज हो जाता है। अगर योगा करेंगे, आसन करेंगे तो आपके तो ब्रेन को बहुत लाभ होगा, सवाल ही नहीं है, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आमतौर पे फीमेल को या लेडीज लोगों को बहुत पसंद आती है, और वो है शेयरिंग। आमतौर पे मेल कम शेयरिंग करते हैं, फीमेल ज्यादा शेयरिंग करते हैं, इसलिए उनका स्ट्रेस कुछ हद तक वो हैंडल करने में सक्षम होती है। और जो लोग शेयर नहीं करते उनका स्ट्रेस उनको निगल लेता है, उनको हानि पहुंचाता है। तो शेयरिंग करिएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपके पास में कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या ऐसा कोई अगर नहीं है शेयर करने के लिए, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास में जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए, उनके साथ शेयर करिए, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, उनके साथ शेयर करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपका स्ट्रेस कम होने में आपको मदद मिलेगी। क्या खाने में क्या ले सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा? ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप ऑयली नहीं खाएंगे, आप मीठा नहीं खाएंगे, वेट को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। फिर आप क्या करेंगे? उपवास जरूर नहीं करेंगे। अगर उपवास करना है तो उपवास का जो मटेरियल आता है, उपवास का जो पराली चूड़ा या ऐसी कोई बातें आती है, वो जरूर खाइएगा। खाली पेट नहीं रहो, खाली पेट रहने से स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है ना? लेकिन इसके साथ में पंपकिन सीड आते हैं बाजार में, अमेजोन से भी आप मंगा सकते हो, ऑनलाइन मिलती है पंपकिन सीड। वो अगर आप इतनी इतनी कटोरी 2 कटोरी पंपकिन सीड अगर रोज खाएंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। इसके साथ साथ जिंकोबा बिलोबा इसी नाम से कोई गोली आती है जिसको हेल्थ सप्लीमेंट कहते हैं, थोड़ी महंगी होती है। जिंकोबा बिलोबा, ओनली जिंकोबा बिलोबा नाम की एक गोली आती है। वो दवाई का नाम, वो जो उसका अंदर का कंटेंट है उसका नाम है, वो दवाई नहीं है, वो हेल्थ सप्लीमेंट है। तो जिंकोबा बिलोबा की 2 गोली 3 गोली अगर आप रोज के खाएंगे और आपका स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो कम हो सकता है। ठीक है ना? इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को जानिएगा और उसको डील करने के नुस्खे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उन नुस्खों को जरूर इस्तेमाल करिएगा ताकि आपका दिन, आपकी रातें, आपके आने वाले हर दिन, हर समय आप स्ट्रेस को ऑप्टिमाइज करके रख सकोगे और बड़ा हेल्दी जीवन आप व्यतीत कर पाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके सबके साथ है कि आप हेल्दी जीवन व्यतीत करिएगा, स्ट्रेस को ऑप्टिमम रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर माधव। आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, मेरी राय में या तो बहुत सारे लोगों ने उनको अनुभव किया होगा या अपने आसपास ऐसा देखा होगा। निजी तौर पे मुझे वो एग्जाम्पल्स काफ़ी रेलेवेंट लगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों से शेयर कीजिएगा। और जैसे कि डॉक्टर माधव ने आप सबके लिए विश किया, वी विश यू अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।